कि जाओ जेवर के एसडीएम बन जाओ। मैं भी जब पहली बार चुनाव लड़ने गया तो मैं इधर के रास्ते से ना होकर हरियाणा में टप्पल से होकर जेवर गया था चुनाव लड़ने। विषम परिस्थितियां थी। आज उसी जेवर के कारण गौतम बुद्ध नगर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपने इस 25 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट को नई दिशा दी, नई ऊर्जा दी, नई गति दी, नई पहचान दी। और आज जेवर एयरपोर्ट के कारण जहाँ ज़मीनों के भाव 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा हुआ करते थे, आज जब मैंने किसी किसान से पूछा, मैंने कहा, किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी निधि का सांसद जी मेरे गांव में तो एक पैसा भी नहीं लगा। ये सच्चाई थी कि नहीं लगा था। मैंने कहा बाबा 1206 गांव हैं, हम लोगों को निधि मिलती है साल में 1 करोड़ रुपए विधानसभा के लिए, तो 1206 गांव में बांटेंगे तो 2 किलोमीटर सड़क बनती है 1 करोड़ रुपए में, तो एक गांव के हिस्से 200 मीटर सड़क आएगी। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, बाबा ये बताओ तुम्हारी ज़मीन के भाव आज से 10 साल पहले क्या थे? बोले जी 2-4 लाख रुपए बीघा। और मैंने कहा अब क्या है? बोले जी पूछो ही मत, 50 लाख और मेन रोड की ज़मीनों के भाव 1 करोड़ रुपए। मुआवजा मिलना एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र का विकास का इंडिकेटर है वहाँ का एजुकेशन स्टेटस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इन सब विजयों के कारण आज पूरा गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ जेवर ही नहीं, जेवर तो उसका एक केंद्र बिंदु है, जेवर जाने का रास्ता ग्रेटर नोएडा, नोएडा से होकर ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज वो जो स्थिति पैदा हुई है कि जेवर आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है, और जिसमें मैं 2015 में सिविल एविएशन का मिनिस्टर था। टकराव था उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, कंपटीशन था दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट में, क्योंकि उस वक्त एक कानून था कि 150 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता। और इसकी लकीर की फीते पे जा रहे थे लोग 20 सालों से, एक साहब नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो मैंने जब वहाँ के अटॉर्नी जनरल, हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल से जाकर चर्चा करी, हमने कहा भाई जब वाशिंगटन डीसी में 3 एयरपोर्ट हो सकते हैं, पॉपुलेशन हमारे से 1 करोड़ भी नहीं है, न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट हो सकते हैं, 4 एयरपोर्ट हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं, तो हमारी दिल्ली की 7-8 करोड़, एनसीआर की 7-8 करोड़, खाली एक एयरपोर्ट से कैसे जाऊँ? और जबकि सिविल एविएशन मिनिस्टर होते हुए मैंने इस दर्द को पहचाना कि घंटों हवाई जहाज ऊपर घूमते रहते थे, प्रदूषण भी करते थे, ऑयल भी दुरुपयोग होता था। उस स्थिति को सिर्फ एक कंडीशन निकली कि हम पहली चॉइस एनजीएमआर को देंगे। और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, आज उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं अगले 10 दिन में। ये प्रधानमंत्री जी का तरीका। 14 मार्च 2026 को ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तारीख भी आज नोट हो जाए। देखो आम जनता है ना सर, आम भाषा में समझती है, और मैं बड़ा आम जनता का पत्रकार रहा हूँ, 20 साल का मेरा अनुभव है। 14 मार्च 2026 को डॉक्टर साहब, एमपी साहब, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, वो सामने वाले कैमरे में देख के अगर आप बता पाएँ कि एग्जैक्टली जो फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड कब करेगी जेवर एयरपोर्ट पे? देखिए, उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने। मार्च में उसकी घोषणा करी थी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में, और अगले 20 दिन के अंदर, मैं कल ही मंत्री जी से उन सभी विषयों से मिला हूँ, संभावित है कि 16 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में या उससे 5-7 दिन आगे पीछे इसका लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 45 दिनों में एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद, क्योंकि मिनिस्टर भी रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी, तो डीजीसीए की परमिशन और एयरलाइंस की बुकिंग के बाद आज 3 एयरलाइंस ने, इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा ने अपनी इच्छा जाती की है, पहले अंतर्देशीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी मोनो रेल के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने के कारण अब वह देरी ख़त्म हो चुकी है। अगले 1 से 2 महीने में, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में, जिस दिन तक मुख्य प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, एयरलाइंस की बुकिंग की भी शुरुआत हो चुकी होगी। जुलाई अगस्त मान के चले?
जुलाई अगस्त में यहाँ से फ़्लाइटें टेक ऑफ कर चुकी होंगी, मुझे 100% पूरा विश्वास है। कल जो एक और कड़ी थी इसमें जुड़ने की, MRO। किसी एयरपोर्ट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला यात्री सेवा, दूसरा कार्गो, तीसरा MRO। MRO का मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरेशन और ओवरहॉलिंग। हवाई जहाज़ की मरम्मत, हमारे देश का हवाई जहाज़ रिपेयर का बिजनेस सारा थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जाता है, उससे भी बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर होने वाली है। कार्गो की कमी यहाँ नहीं रहेगी और इस तरह से ये एयरपोर्ट कंप्लीट एयरपोर्ट कहलाता है जिसमें तीनों जगह हों। आपने दिल्ली से कंपैरिजन कहा, दिल्ली एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट करीबन 2.5 गुना बड़ा है। ये 5000 हेक्टेयर में है, दिल्ली एयरपोर्ट से 2.5 गुना कम है। तो भूमि की दृष्टि से वहाँ 6 रनवे होंगे, वहाँ अभी 3 रनवे हैं। तो उस स्थिति में ये एयरपोर्ट आने वाले अगले 25-50 वर्षों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। नोएडा से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, नोएडा की बात हो रही है। बड़ा हब कहा ही जाता है, बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग्स, IT ये सब हैं, एशिया में एक अलग पहचान है। लेकिन एक और पॉलिटिकल सवाल उठता है, जब भी पॉलिटिकल चुनाव होते हैं तो उस दौरान बड़ा सवाल ये उठता है, लोगों के मन में ये जो है, राजनीतिक पार्टियों के मन में भी है कि भाई जो भी नोएडा आता है मुख्यमंत्री वो अपनी सत्ता खो देता है। हालांकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री उन्होंने ये धारणा तोड़ दी है। अखिलेश यादव भी अब पूरी तैयारी में लग गए हैं चुनाव प्रचार के में, पश्चिमी यूपी से ही शुरू कर रहे हैं। आपको पता भी होगा, आपका ही क्षेत्र है, वहाँ से शुरुआत हो रही है 29 मार्च से। देखिए, इस देश की परिस्थितियों में बदलाव आया है। हम ग्रामीण अंचल में रहते थे, भ्रांतियाँ, अंधविश्वास, और उसी अंधविश्वास को मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्वयं मुलायम सिंह जी जब यहाँ आए थे तो वो कह गए कि अब वो किन परिस्थितियों में उनकी सरकार गिरी, वो एक अंधविश्वास के रूप में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। हमारे लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, विकास में, सच्चाई पर, धरातल पर राजनीति करते हैं। किस अंधविश्वासों में विश्वास ना कर कर उसको तोड़ा। प्रधानमंत्री जी भी मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में 5 बार आ चुके हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तो अब गिनती गिनना ही आप लोगों ने भी बंद कर दिया और प्रदेश की क्षेत्र की जनता ने भी गिनना बंद कर दिया कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार आए और कितनी बार गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अंधविश्वास, ये मिथ तो टूट लिया है MP साहब। लेकिन एक और नया चैलेंज लेकर अखिलेश यादव का जिक्र मेरे सहयोगी देवेश ने कर दिया है। PDA बनाया है अखिलेश यादव साहब ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, OBC, SC और मुस्लिम का। वो 2027 में क्या योगी बाबा की या BJP की राह रोक सकता है? उसमें पोटेंशियल है जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोग थे, ये पिछले आज़ादी के बाद से इसी दिशा में काम कर रहे हैं। पार्टियां बन गई, मायावती जी की पार्टी, मैं दलितों की पार्टी हूँ। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, मैं यादवों की और PDA की पार्टी हूँ। ये अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कौन नेता ऐसा है जो देश को सामाजिक समरसता के भाव से, जो हमारा मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, प्रयास और विश्वास, उसको साथ लेकर चलने वाला। गरीबी हटाओ का नारा, मेरी आयु 66 वर्ष है, मैं जन्म से ही ये सुनता आ रहा हूँ कि हर पार्टी आती है गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी हटाने के लिए गरीब को घर चाहिए, गरीब को राशन चाहिए, गरीब को टॉयलेट चाहिए, गरीब को घर में बिजली चाहिए, गरीब को डॉक्टरी का इलाज चाहिए। ये 5 व्यवस्थाएं मोदी जी की सरकार ने दी है। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। घर में हर एक को, आपके जेब में 100 रुपये नहीं, आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। आप 83 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है। कोई भूखा ना सोए, देश में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा और भूखा ना सोए। ये इंतज़ाम किसने किए? नरेंद्र मोदी ने। तो आज नरेंद्र मोदी की बात को काट कर ये PDA और ये बनाने, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं? दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की क्या, हमारी सरकार ने जब ये सुविधाएं दी तो क्या बांटा था? क्या पिछड़े को नहीं मिलेगी, दलित को नहीं मिलेगी, अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगी, अगड़े को मिलेगी? और अगड़ों के लिए भी रिजर्वेशन का रास्ता खोला। UGC से तो आपने स्वर्ण नाराज भी कर दिया ना, आपके मंचों पर भी बोल देते हैं आजकल तो लोग, बड़े बड़े लीडर्स के मंचों पे स्वर्णों का एक गुस्सा UGC के बाद भाजपा को लेकर खुलेआम नजर आ रहा है आजकल। देखिए, एक विषय उठा और मैं क्योंकि एक संवैधानिक पद पर हूँ, तो क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ एक लाइन कहकर आपकी बात का जवाब दूंगा कि जो हमारे, जिनके पास कुछ नहीं चलता ना, उस सोशल मीडिया के ग्रुपों के माध्यम से
कुछ विषयों को ऐसा उड़ाते हैं। यूजीसी के बाद उन्होंने गैस की कमी का मुद्दा ऐसे उछाल रखा है कि जैसे देश में गैस का काल हो गया हो। मैं सांसद भी हूँ पार्लियामेंट में, मैंने जवाब सुना है हरदीप पुरी जी का, मंत्री जी का। जो कांग्रेस वाले विषय उठा रहे थे उसका जवाब सुनने को वो तैयार नहीं थे। उन्होंने जब जवाब दिया कि हमारे पास करीबन 90 दिन का पेट्रोल डीजल हमारे पास है, हमारे पास 40% हमारी जो गैस की उपलब्धता है वो हमारा देश पैदा कर रहा है, बाकी के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये कड़वा सच है कि 60% हमारी गैस पर हम विदेशों से निर्भर करते हैं, वो सच्चाई है। लेकिन उसकी व्यवस्थाओं में भी कमी और उसको एक आंदोलन बना देना, कांग्रेस जैसे लगता है, मैं कहता हूँ राष्ट्र के जब तक विषय हों तब तो कम से कम आप राजनीति ना करें। आज सबको पता है इस जो विश्व युद्ध की करीबी की स्थिति सी बनती जा रही है, लोग जो मीडिया के लोग भी बताते हैं और लोग भी बता रहे हैं, आज किन परिस्थितियों में मोदी जी देश को यूक्रेन रशिया का युद्ध, फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध, ईरान इराक का युद्ध, इराक ईरान और अमेरिका की इस परिस्थितियों से निकालकर प्रधानमंत्री जी देश को निकालकर आगे लाए हैं। आज उस वक्त विपक्ष की पार्टियों को प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए। सर आपने कहा हरदीप पुरी साहब का बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने जवाब दिया, पटल पे जवाब आना चाहिए। लेकिन सर थोड़ा समझाने के लिए ना विस्तार से जाना पड़ता। आपने 3-4 विषय छोड़ दिए हैं, तो मुझे लगता है उन पे और ज़्यादा सफाई आ जाए और आप जैसा अनुभवी पार्लियामेंट्रियन बोलेगा तो समझ में भी आएगा। गैस के सिलेंडरों की लाइन लगी है कि नहीं लगी है, इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बहुत सी इंडस्ट्री से ऐसी खबर आ रही है कि जो कमर्शियल यूज़ की गैस होती है वो मिलनी बंद हो गई है। छोटे छोटे चाय के ठेले वाले हैं, उन लोगों को दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर विपक्ष की आई तो विपक्ष तो कहता है भाई विश्व गुरु जी ऐसे हैं तो फिर ईरान से हमारे जहाज़ क्यों नहीं निकल रहे। और ईरान की जो भी घटना हुई, सुप्रीम लीडर का एसेसिनेशन हुआ या जिस तरह से अटैक किया अमेरिका ने, उस समय भारत की जो विदेश नीति थी उस पर भी सवाल उठे। इस सारी सिचुएशन में कहीं क्या कोई चूक रह गई? एलपीजी के सिलेंडर्स के लिए तो लाइन लग रही है ना सर, वो कांग्रेस वाले थोड़ी बेच के लगवा रहे हैं, वो तो वीडियो तस्वीरें हमारे पास भी आ रही हैं। हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आपने भी देखा होगा। देखिए, मैं इससे मना नहीं करता कि जब कोई चीज़ देश में 60% एलपीजी या एलएनजी लिक्विड नाइट्रोजन गैस अगर विदेशों से आती हो और हमारी निर्भरता उन पर है, तो युद्ध की अपेक्षा या युद्ध की परिस्थितियों में तो भारत का कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री जी का। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन परिस्थितियों में इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में, ईरान के संबंध में, आज हमारे 2 जहाज लिक्विड एलपीजी के निकल गए ना वहाँ से। ये कौन का काम कर रहा है? हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति। मुंबई पहुंचे हैं, बॉम्बे पहुंचे। अब किसको पता था कि युद्ध इतना चलेगा? कितनी तैयारियां करेंगे आप? 60% ये विश्व की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं कि हमारी एक दूसरे पर इतनी निर्भरता हो गई है। क्या ये कड़वा सच नहीं कि 60% एलपीजी, चाहे वो कांग्रेस। सरल भाषा में बताइए सर, कोविड वाली सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी कि एलपीजी का इतना क्राइसिस आ जाएगा? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जो फैक्ट्स आपके पास है, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, मेरे से बेहतर जानकारी रख रहे होंगे और सरकार का भी इनपुट होगा सांसद होने के नाते। आप बताइए ना, आप लोग का मिथ तोड़िए, मैं आपको समय दे रहा हूं। देखिए, मैं, मेरे देश क्षेत्र की जनता मेरे सामने बैठी है। पहली बात तो जब भी किसी चीज की कमी होती है तो एक रेगुलेटर का काम देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ने किया है। पिछले 5 सालों में दाल की कमी हुई क्या? पिछले 5-10 सालों में प्याज की कमी हुई क्या? उन जिन परिस्थितियों में स्थिति हुई, सरकार ने भंडारण बढ़ाए, सरकार ने स्थितियां करी, सरकार ने योजनाएं। आज पहली योजना क्या आई कि भाई हमें पता, सबको पता, देश की जनता भी जानती है कि एलपीजी बाहर से आता है, तो उन्होंने कहा भाई पहले घरेलू को हम गैस देंगे, कमर्शियल को थोड़ा रोक के देंगे। फिर सबसे पहले बताया गया कि हमारे पास कमी नहीं है, हम अल्टरनेटिव। लेकिन होर्मुज से गैस का लेना और अमेरिका और नॉर्वे से गैस के लाने में 7 दिन का समय ज़्यादा लगेगा। भारत के लोग, हम ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित लोग हैं, हम इस मजबूत स्थिति में हैं कि हम गैस के बिना भी कुछ दिनों, वही मैं कह रहा हूँ, चूल्हे निकालने की नौबत तो नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए, उसकी स्थिति के लिए सरकार ने 48 घंटे में
ईरान के से साथ बात करी, 2 गैस हमारे 2 टैंकर हमारे निकल गए हैं। चूल्हे की और भी रोटी निकल खाई है गए। सर आपने? देखिए चूल्हों का, इंडक्शन कॉइल का, ये सब चीजें कुछ नहीं, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ सर, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा आपने। मैंने खाई है ना चूल्हे की रोटी, मैं इसलिए मैंने भी खाई है। हाँ, तो वही तो जनता कह रही है कि भाई उस दौर में तो नहीं चले जाओगे कि गोश्ते का इंतजाम करना पड़ जाए। क्योंकि अभी जो हालात है वो लगता नहीं है कि अभी ये सिमट जाएगा, जो जंग चल रही है। देखिए ये सच है कि 100% ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन 80% ज़रूरत देश की पूरी। तो उस 20% को रेगुलेट करने के लिए, जैसे 21 दिन से 25 दिन किया गैस के सिलेंडर की बुकिंग, बाहर से गैस लेना, इस सब व्यवस्थाओं में ये मैं पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेस वालों से, पूछना किसी देशवासी से कि किसको ये पता था कि ये युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर भी हमारी तैयारी है, हमारे पास 90 दिन का गैस, डीजल, ऑयल हमारे पास है और उसका बाकी का इंतजाम हम कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं और लोगों के दिल में ये विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। आप खुल के बोल ही रहे हो तो सर एक बोल दो। देखो यहाँ की जो दिल्ली एनसीआर की लैंग्वेज है ना भाई, आप लोग बता देना, जो ट्रम्प साहब हैं यूएस के प्रेसिडेंट साहब, उनको ना लोकल लैंग्वेज में भूरा पहलवान कह देते हैं कि भाई भूरा पहलवान अगर रुकने दे तो कोई चीज़ें सच हो। अनप्रिडिक्टेबल है, मैं मजाक में नहीं कह रहा, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को से तो आप भी सहमत होंगे। कभी वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लाए, कभी युद्ध हो गया, कई दिन कुछ कहते हैं भारत पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें उन्होंने कह दिया क्रेडिट। तो जो ये यहाँ की जो जेनजी लैंग्वेज है ना और यहाँ की जो जनता है वो समझ में आएगी। दिक्कत ये नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, दिक्कत ये है कि यूएस जो कर रहा है, और इसको जो कहते हैं ये बुरा पहलवान के नाम से जानते हो ना भाई आप ट्रम्प साहब को, उनकी जो नीतियां हैं वो भारत को कितना प्रभावित कर पाएंगी, या भारत इतना सक्षम है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी और दूसरे देश पे। देखिए भारत बदलता हुआ भारत है, भारत विकासशील भारत है। हमारा विकसित भारत का सपना 2047 है। हमने परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर, मेरे सामने मेरे देश का जीएनजी बैठा है। ये जेएनजी पाकिस्तान और बांग्लादेश और वहाँ के विदेशों के जेएनजी से अलग है, ये अनुशासित है, ये संस्कारित है, ये भारतीयता के राष्ट्रवाद के सपनों से सिंचा हुआ जेएनजी है, ये उद्दंड जेएनजी नहीं है। और इसीलिए ये जेएनजी समझता है कि हमें क्या करना है, और हमेशा ये जेएनजी, चाहे कोरोना की स्थिति आई हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति आई हो, या आज ये गैस का कल्चर आया हो, बूढ़ा पहलवान और ट्रंप क्या करेंगे ये मेरा विषय नहीं है। वो कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से हमें अपने आप को कैसे बचा के आगे ले जाना, ये मेरा विषय है। बूढ़े पहलवान को बदलना, अमेरिका के लोग सोच, बूढ़ा पहलवान को बदलना है तो बूढ़ा ही वो, हाँ बूढ़ा भूरा सारे भी कह दीजिए, दोनों ही हैं, तो उसको बदलने का काम उनके देश का जेएनजी सोचे, मैं क्यों सोचूं उस पर। हाँ वो जो करेंगे कृत्य, उस कृत्य में मुझे अपने आप को कैसे आगे ले जाना। No, of course, we are not in a position, we are not in a situation that anybody can force us or anybody can dictate on us. And we have done it and we have proved it in the past. Be it the Atal Bihari Vajpayee's time, when this Pokhran Visport was, then America said that we will cut off relations with India. And Atal Bihari Vajpayee continued that Pokhran blast, and there we are, that we are a nuclear power today. अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपने भी देखा वहाँ पर जो विपक्ष है वो कई सवाल उठा रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। निशिकांत दुबे साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी क्या पहनते हैं, ड्रेसअप पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष कहता है कि भाई अपनी मर्जी से कोई कुछ भी पहन सकता। चाय पी रहे थे तो उसको लेकर भी सवाल उठाए गए पार्लियामेंट के अंदर, कहा कि एक अपनी गरिमा होती है उसकी। और नारे लगा देते हैं, सरेंडर कुमार बोल देते हैं आप पीएम साहब को। देखिए इस वक्त कल गृह मंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा तुम्हारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बहुत बार बार उठते हैं बीच में, तो उन्होंने जवाब दिया कि इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष मैंने भी आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और ये सच है कि जिस तरह से जवाब दिए गए कि 260 बार पिछले 10 साल का मतलब 120 महीने, 120 महीने में 260 बार अगर कोई विदेश की यात्रा की होगी तो यानी 15 दिन में एक बार, एक दिन जाने में, 2 दिन आने जाने में, 3 दिन तो एलओपी साहब की कह रहे हैं आप। हाँ जी। तो वो व्यक्ति क्या पार्लियामेंट के दर्द को समझेगा। फोटो खिंचवाने के लिए अपने एटीएम से 10 रुपए निकाले टिकट लेने के लिए, वो चाय का ना गिलास भी था, उसमें बिस्किट भी थे और डिप कर करके खा रहे थे। देखिए ये मौकरी है डेमोक्रेसी की, जो ये इन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश करी है। पार्लियामेंट बहस के लिए है,
पार्लियामेंट उच्च क्वालिटी की बहस के लिए है, पार्लियामेंट मुद्दों को उठाने का समय है, पार्लियामेंट की मौकरी बनाने का, पार्लियामेंट को बंधक बनाने का आपकी खाली उस दृढ़ता से ये विषय विपक्ष का रोल नहीं है। और विपक्ष के रोल में, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस अपने इस जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, भाग रही है। परसों स्पीकर साहब ने बताया था कि विपक्ष के एलओपी की गरिमा क्या है, कि प्रधानमंत्री के बाद अगर देश की बागडोर भी उन्हें संभालनी पड़े तो उतना बड़ा कद होता है एलओपी का। लेकिन विपक्ष कहता है कि बोलने ही नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, आवाज़ उठाने नहीं दी जाती है अपनी। देखिए, होलीगनिज्म उठा के कौवा कान ले गया। क्या इस जवाब को नहीं सुना विपक्ष ने? राहुल गांधी ने नहीं सुना? क्या कांग्रेस के उस स्पीकर पद पर जहां लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं, क्या कांग्रेस के लोग वहां नहीं बैठते हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता है कि वहां कोई स्पीकर की पोस्ट में कोई स्विच ही नहीं है जिसे कोई दबाकर किसी का फोन काट सके या चालू कर सके? वो पैनल तो होता है ना सर, जैसे ये पैनल लगा हुआ है उस पीछे, पैनल वहाँ से नो ऊपर नीचे ऑडियो नीचे सर। नहीं, कोई स्पीकर की कुर्सी के पास कोई ऐसा स्विच नहीं। पीछे पीछे पैनल जो टीवी प्रोडक्शन हो रहा है वो ऊपर से कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन बोल रहा है, उसका स्विच ऑन करते हैं। ये स्पीकर नहीं करता। सर एक अनुभव से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं एक बार नोएडा पे लौट रहा हूँ। देवेश, ये भी आना चाहिए, कौन बिगेस्ट चैलेंजर है आप लोगों के लिए, राहुल गांधी या अखिलेश यादव या मायावती, यूपी के लिहाज से? देखिए, हम जब पक्ष में बैठे होते हैं तो हम बाकी सबको विपक्ष काउंट करते हैं, और एक स्वस्थ विपक्ष का होना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और गरिमाओं के लिए तीनों में कौन बढ़िया जरूरी है। विपक्ष है सर? देखिए, विपक्ष की अगर हम बात करें तो तीनों विपक्ष के लोग जब विपक्ष में बैठे हैं तो हमने जब कहा कि विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि सबसे हल्का रोल इसमें कांग्रेस अदा कर रही है। जिस तरह से उनके पास जब कुछ नहीं होता ना, तो हमारे गांव में एक बड़ा शब्द होता है कि रायता बिखेर दो। रायता कांग्रेस अब उस काम को कर रही है। अखिलेश कुछ में है दम सर, जो लोकसभा में कर दिए। देखिए, अखिलेश जी एक लोकल पार्टी के हैं। इस बार मैं यूपी की बात कर रहा हूँ हाँ, सर। यूपी की बात कर रहे हैं। अब यूपी में चुनाव भी है और तैयारी शुरू हो गई है। सांसद, उनका इतिहास उनके साथ पिंड नहीं छोड़ेगा। उनके किए हुए कारनामों को प्रदेश की जनता याद रखती है, भूलती नहीं है, भूलेगी भी नहीं। इस गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने भी देखा है कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी के राज का क्या समय था। आज एक बदलाव आया है कानून व्यवस्था में। मेरे गौतम बुद्ध नगर में 15 साल में एक भी फैक्ट्री अगर आई हो 2017 से पहले, एक भी फैक्ट्री, जो फैक्ट्रियां थी वो पलायन कर गई हैं। आज फैक्ट्रियां लाइन में लगी हुई हैं, इंडस्ट्री लाइन में लगी हुई हैं नोएडा आने के लिए। ये बदलाव है। ये यहाँ मायावती जी रिलेवेंट हैं अब? देखिए, मायावती जी, मैं समझता हूँ कि अपना एक दौर था उनका, वो दौर अब इतिहास के पन्नों में जा रहा है। वो राजनीति पूरे सबको साथ लेकर चलने के लिए पहले उन्होंने जाति की राजनीति करी, फिर सब पीड़ित लोग दुनिया भर के संगठन बनाए। तो मैं समझता हूँ आज मायावती जी या अखिलेश जी या कांग्रेस तो अपना वैसे ही इतिहास के पन्नों में जा चुकी है, खासतौर पर यूपी में। तो सर एक सवाल जनता के यहीं के लोगों के हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने कुछ चीज़ों की आपकी तारीफ भी की, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सूरत बदली। 2-3 काम हैं जो मेरी रिसर्च में छोटे मोटे निकल कर आए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो नहीं है, सार्वजनिक परिवहन की कमी है, नोएडा जाम से जूझता है। इस वक्त मैं भी 2-4 होता हूँ क्योंकि मैं एनसीआर हिस्से से आता हूँ। इसके अलावा जो एनसीआर का डाटा AQI लेवल जब ख़राब होता है तो उससे नोएडा भी अछूता नहीं रहता है। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याएं, ये 4-5 एक ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रूर थोड़ा जो भी आपका रोड मैप हो वो ज़रूर बताएं इन 4-5 चीज़ों को लेकर आप प्लीज़। देखिए देवेश जी, जब मैं आया तो मैं मानसिक रूप से इस सवाल के लिए तैयार था। क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपका 40 साल से, आप 42 साल से शहर में रह रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या हो सकती है? तो बाया अमेरिका आया ना मैं सर, घूम के। आप अमेरिका से कंपेयर करें, अच्छी बात है। और मुझे खुशी है कि मेरा गौतम बुद्ध नगर आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। आज उस एड्रेस के लिए जब हम कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का वासी हूँ, लेकिन मुझे जो चिकित्सक भी हूँ, देश का पर्यावरण मंत्री भी रह चुका हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स जो मुझे आगे चिंता का विषय दिखाती हैं, एक है यहाँ का ट्रैफिक, उस ट्रैफिक से जुड़ी हुई दूसरी समस्या है यहाँ का पर्यावरण, तीसरी उसके साथ जुड़ी हुई मेरी समस्या है यहाँ का कानून व्यवस्था जो आज बनी है अच्छी, ये मेंटेन रहे, उससे और आगे सुधरे।
चौथी ग्रेटर नोएडा वेस्ट बसाया गया था एक सब्ज बाग दिखाकर कि हम मेट्रो लाएंगे। आज उस मेट्रो में 4 रूट पर मेट्रो चल चुकी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलने में थोड़ी देरी हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले बहुत ही जल्द ये जो चौथा रूट हम ग्रेटर नोएडा का प्लान कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से अंतिम रूट होगा, बाकी पूरी जगह को ग्रेटर नोएडा बॉटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा तक कनेक्ट हो चुका है। जो मेन ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो विषय है, यह भी बहुत जल्द ही पूरा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमें 25 साल आगे के गौतम बुद्ध नगर के लिए अपनी तैयारियां करनी होंगी। आज विश्व के साथ तो एयर कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली से लखनऊ तक का रोड हो, और अब जब ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे आपस में अगले 2 महीने में जुड़ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये समस्या का समाधान भी हो जाए। एक आखिरी और सवाल है, क्योंकि अब चुनाव समय आ गया है, तो अखिलेश यादव कई तरह के आरोप लगा रहे हैं आप पर कि भाई मिले हुए हैं जो चुनाव आयोग है, पुलिस वाले वर्दी बदल कर जो है वोट डाल देते हैं और अब चुनावी आगाज़ शुरू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर से सत्ता में वापसी और अच्छे नंबर के साथ? देखिए, अखिलेश यादव जी जिस पिता के पुत्र हैं वो ग्रामीण के धरती पुत्र कहलाए मुलायम सिंह जी। अब उनकी दोस्ती राहुल बाबा से हो गई, तो वो भी कुछ बीमारियां उनकी इनमें भी आ रही हैं। राहुल बाबा 260 बार 15 दिन में एक बार विदेश यात्रा जाकर ये तो नहीं कहते कि मेरे देश में क्या बदलाव आया अच्छाई की तरफ। वो कहते हैं यहाँ का चुनाव आयोग खराब है, यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या आप किसके हाथों बिके हुए हो? भारत की बदनामी करते हो? इस सवाल का जवाब राहुल बाबा दें, और उसी लाइन के अंदर अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपस का युवा शक्ति का राजकुमारों का दोस्ताना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते जो सिलेंडर की बात थी, ईरान युद्ध की बात थी, वो सवाल भी आ गए। और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया सर, जो लोकल मुद्दे थे जहाँ को आप रिप्रेजेंट करते हैं और लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं, वो भी तमाम सवालों के आपने